नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम देखेंगे जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को। देखो, इनका उद्भव है वो मंडोर शाखा से हुआ है। और जालोर की गुर्जर प्रतिहार शाखा को रघुवंशी प्रतिहार भी कहा गया है। और कहाँ पे कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में, हर्षनाथ के चौहान लेख में और कवि राजशेखर ने इनको रघुवंशी प्रतिहार कहा है। देखो, प्रतिहारों ने चावड़ों से सर्वप्रथम भीनमाल छीना, फिर आबू जालोर पर अधिकार और फिर उज्जैन उनकी राजधानी रही। डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर बताते हैं। इसके अलावा देखो, गुर्जर प्रतिहारों की उज्जैन व कन्नौज भी राजधानी रही है। आगे हमेनसांग ने इनकी राजधानी पिल्लोमोलो यानी भीनमाल बताया है। देखो, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता है ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त है वो चाप वंश के राजा व्याघ्रमुख के संरक्षण में थे। इसी प्रकार देखो, शिशुपाल वध के रचयिता हैं कवि माघ, और कवि माघ के पितामह है या दादाजी है वो है राजा वर्मलात के मंत्री थे। कवि माघ के दादाजी राजा वर्मलात के मंत्री थे। और राजा वर्मलात का एक शिलालेख है, देखो बसंतगढ़ शिलालेख। ये 725 ईस्वी का है। खिमल माता मंदिर सिरोही मिला। इसमें लिखा गया है कि गुर्जरों के बाद भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है वो चावड़ों के पास आ गया था। 739 ईस्वी में अरब आक्रांता जुनेद का आक्रमण होता है और चावड़ों की शक्ति इस टाइम पे कमजोर हो जाती है। और प्रतिहारों ने फिर भीनमाल अपने अधिकार में कर लिया। और नागवट फेस्ट ने अरबों के इस आक्रमण को विफल किया और यहाँ एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। और इनके राज्य में मालवा का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और राजस्थान का कुछ भाग शामिल था। अब देखो, नागवट फेस्ट के बारे में देखेंगे। नागवट फेस्ट को नागावलोक भी कहते हैं और इसका दरबार है वो नागावलोक दरबार कहलाता है। और इसकी राजधानी देखो उज्जैन राजधानी थी। वैष्णव धर्म से संबंधित है। और नागवट का टाइम देखो 730 से 756 ईस्वी है। अब देखो, जालोर, अवंती व कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागवट फेस्ट है। देखो, आगे हम देखेंगे कि जालोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है ना, वो तो वत्सराज होगा, और संस्थापक है वो नागवट फेस्ट है। अब देखो, नागवट फेस्ट का एक सामंत है चौहान राजा भर्तृहरि। ये नागवट का सामंत है और ये है कहाँ पे? बड़ोच में था ये। देखो, इसका उल्लेख आसोट के ताम्रलेख में जिक्र है। अरबों पर विजय के बारे में देखो, ग्वालियर प्रशस्ति में नागवट को नारायण का अवतार, मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अल बिलादुरी का कथन है, ये एक अरब लेखक है अल बिलादुरी, और इनका कथन है खलीफा हासम के सेनापति ने अनेक प्रदेशों को जीता लेकिन उज्जैन को नहीं जीत सका। अब देखो, एक अभिलेख है नौसारी अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर अरबों द्वारा जो जिन राजाओं को हराया गया ना, उनका नाम है, लेकिन उसके अंदर नागवट का नाम नहीं है। इसका मतलब अरब है वो नागवट फेस्ट को नहीं हरा पाई। अब देखो, नागवट फेस्ट है ना, वो राष्ट्रकूटों से युद्ध करेगा। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया एवं नागवट फेस्ट को द्वारपाल नियुक्त किया। इसका मतलब ये हो गया कि दंतीदुर्ग का नागवट फेस्ट है ना, वो सामंत है। इसीलिए तो दंतीदुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ करवा रहा है और अपना द्वारपाल किसे रख रहा है? नागवट फेस्ट को। इसकी जानकारी देखो संजन ताम्रलेख, सामानगढ़ अभिलेख, एलोरा के दशावतार गुहा अभिलेख में मिलता है। अब देखो, नागवट फेस्ट के बाद है ना, भतीजा है इसका ककुस्त, वो सिंहासन पर बैठेगा। और इसके बारे में ये है कि ये वंश के यश को बढ़ाने वाला, ये इसका जिक्र है ग्वालियर अभिलेख में ककुस्त का। ककुस्त के बाद देखो देवराज या देवशक्ति हुए हैं। अब देखो, देवराज व भूमिका देवी का पुत्र है वत्सराज। वत्सराज देखो 775 से 800 ईस्वी तक शासन करेगा। देखो, इनकी उपाधियां मोस्ट है। एक तो है रणहस्तिन और एक है जयवरा। रणहस्तिन का जिक्र है ग्वालियर अभिलेख में, यानी ग्वालियर अभिलेख में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। देखो, प्रतिहार राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? वत्सराज। मध्य राजपूताना पर अधिकार देखो, वत्सराज मध्य राजपूताना पर अधिकार करेगा, यानी सबसे पहले ये बंडी जाति को हराएगा, फिर भट्टियों को हराएगा। इसका जिक्र दौलतपुर व ओशिया लेख से मिलता है। हरिवंश पुराण में वत्सराज को अवंती भूभृत यानी अवंती का राजा कहा गया है हरिवंश पुराण में। और ये ग्रंथ किसका है? जिन सेनसुरी का है। अब देखेंगे त्रिकोणात्मक संघर्ष यानी त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ। शुरुआत वत्सराज के समय हुई। अब देखो, इस टाइम में क्या होता है, एक तरफ देखो गुर्जर प्रतिहार है, एक तरफ है बंगाल और एक तरफ है राष्ट्रकूट। बंगाल में पाल वंश है, बीच में कौन है? कन्नौज। कन्नौज के लिए इन तीनों में लड़ाई होगी।
अब देखो कन्नौज पे लड़ाई क्यों होगी, क्योंकि देखो इनसे पहले है ना गुर्जर प्रतिहार जब शासन में आए थे ना, उससे पहले कन्नौज पर है ना वो हर्षवर्धन का शासन था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में है ना कन्नौज की गद्दी एक प्रकार से देखो खाली ही थी। यहाँ पे आयुध वंश है, आयुध वंश का एक शासक है इंद्रायुध। अब इसी चीज के लिए कन्नौज के लिए इन तीनों में लड़ाई होगी। क्यों होगी कि उत्तरी भारत का है ना, उत्तरी भारत का एक मुख्य केंद्र है जहां से पूरे उत्तर भारत पर है ना शासन किया जा सकता है, टैक्स लिया जा सकता है। अब देखो ये पालों से युद्ध होगा। वत्सराज किससे युद्ध करेगा, बंगाल के पाल शासक से। और वत्सराज ने धर्मपाल को, यानी पाल शासक कौन है, धर्मपाल को हराएगा। और इस टाइम में वत्सराज के साथ कौन है, वत्सराज के साथ वत्सराज का एक सामंत है, वो है मंडोर का प्रतिहार कक। यानी मंडोर का जो प्रतिहार है वो कक है, वो वत्सराज का सामंत है। देखो कन्नौज पर अधिकार, इंद्रयुद्ध को हराएगा। राष्ट्रकूटों से युद्ध, ध्रुव फेस्ट ने वत्सराज को हराया और वत्सराज यहाँ से मरुस्थल में शरण लेता है और आगे चलकर जबालीपुर या फिर जालोर को राजधानी बनाता है। इसके बारे में वर्णन ना वो देखो राधनपुर अभिलेख में और मणि डिडोरी अभिलेख में मिलता है। अब देखो ध्रुव ने फिर धर्मपाल को हराया, उसके बाद ध्रुव है वो वापस दक्षिण लौटेगा, यानी अपने माने खेत राजधानी लौटेगा, वापिस आएगा। तो धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर लिया। तो इंद्रायुध को हराया और चक्रायुध को शासक बनाया, किसने, धर्मपाल ने। देखो वत्सराज के समकालीन दो कवि, एक तो है उद्योतन सूरी और एक है जिनसेन सूरी। देखो उद्योतन सूरी ने तो कुवलयमाला लिखी है 783 ईस्वी में भीनमाल में लिखी, और एक है जिनसेन सूरी ने लिखी हरिवंश पुराण। वत्सराज ने ओसिया में तालाब व एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। एक जैन मंदिर है वो महावीर स्वामी को समर्पित है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। अब देखो नागभट्ट सेकंड, ये वत्सराज का पुत्र है, कन्नौज को राजधानी बनाएगा और इसकी उपाधि देखो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर है। टाइम देखो 800 से 833 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड को यह हराता है, नहीं गोविंद थर्ड से यह हारता है। इसके बारे में जिक्र है नीलकुंड अभिलेख 866 ईस्वी में। गोविंद ने चक्रायुद्ध व धर्मपाल को भी हराया। अब देखो गोविंद थर्ड है, यानी कि ध्रुव फेस्ट के बाद में शासक बनता है गोविंद थर्ड, और ये गोविंद थर्ड नागभट्ट सेकंड को हराएगा, चक्रायुद्ध को हराएगा और धर्मपाल को भी हराएगा। गोविंद वापस दक्षिण जाता है तो पीछे से नागभट्ट ने चक्रायुद्ध को हराया, व कन्याकुब्ज यानी कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी स्थापित कर ली। फिर देखो पालों से संघर्ष होगा, ये धर्मपाल को हराया। नागभट्ट के सामंत, इस टाइम में देखो नागभट्ट के सामंत कौन है, इस युद्ध में कक है, बाउक है, धवल व शंकरगढ़। अब पीछे देखो हमने जो धर्मपाल के विरुद्ध वत्सराज का आक्रमण देखा ना, उसके अंदर वत्सराज के साथ है मंडोर का प्रतिहार कक, ये इसका सामंत है। और यहाँ पे नागभट्ट सेकंड के सामंत कौन कौन है, कक है, बाउक है, धवल है और शंकरगढ़ है। इसके बाद देखो मुसलमानों को हराया, सिंध गवर्नर सुल्तान बेग वारिस को हराया चामा नरेश गोविंद राज यानी गुवक फेस्ट ने। और गुवक फेस्ट कौन है, नागभट्ट सेकंड का सामंत है। और इसके बारे में वर्णन है वो हमें खुमान रासो से मिलता है। खुमान रासो को लिखा है कुमाण ने, और खुमान भी नागभट्ट सेकंड का सामंत है। नागभट्ट सेकंड के अधीन क्षेत्र की बात करें तो इनका साम्राज्य हिमालय से लेकर के नर्मदा नदी तक था और गुजरात से बंगाल तक इसका राज्य था। इसके तहत देखो उत्तरी काठियावाड़ को आनर्त कहते थे उस टाइम में, और मध्य प्रदेश मालवा, किरात हिमालय प्रदेश का एक भाग है किरात, और पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य था तुर्क इसको, और कौशाम्बी प्रदेश वत्स और मत्स्य, इन क्षेत्रों पर नागभट्ट सेकंड का अधिकार था। अब देखो प्रभावक चरित्र, ये चंद्रप्रभा सूरी की एक रचना है। इसमें नागभट्ट सेकंड का स्वर्गवास 833 ईस्वी में होने का जिक्र मिलता है। जोधपुरा में एक विष्णु तथा शिव मंदिर बनवाया, एक मंदिर बनवाया विष्णु तथा शिव को समर्पित ये मंदिर था। देखो बाद में वर्तमान में ये शिव तथा पार्वती को समर्पित है। अब देखो रामभद्र, ये नागभट्ट सेकंड का पुत्र है, महाराजाधिराज परमेश्वर इसकी उपाधियां है, ये एक निर्बल राजा है। देखो इसके टाइम में कई प्रांत स्वतंत्र हो गए, उनमें से एक कालिंजर मंडल भी है। देखो लेकिन पालों से हार जाएगा, और पूर्वी प्रदेश है ना वो देवपाल ने इससे रामभद्र से छीन लिए थे। कहा जाता है कि तुरुस्कों के विरुद्ध लड़ाई में रामभद्र मारा गया। अब देखो मिहिर भोज फर्स्ट, रामभद्र व अप्पा देवी का पुत्र है। देखो मिहिर भोज की उपाधि मोस्ट है, एक तो आदिवरा है, एक है प्रभास।
आदिवरा का जिक्र देखो अब ग्वालियर अभिलेख से मिलता है, और प्रभास का है ना वो दौलतपुर अभिलेख से मिलता है। देखो मीर भोज का सर्वप्रथम अभिलेख है वो तो अबराय अभिलेख है, और प्रसिद्ध अभिलेख है वो है ग्वालियर प्रशस्ति, और ग्वालियर प्रशस्ति को लिखा किसने है? बालादित्य ने लिखा है मीर भोज का। स्थायी राजधानी इसकी कन्नौज है। कश्मीरी कवि कल्लन राजतरंगिणी में भोज की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अरबी यात्री सुलेमान इसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहता है, किसे? मीर भोज को। अब देखो मीर भोज की राजनीतिक उपलब्धियां देखो, इसने गुरजाता प्रदेश पर पुनः अधिकार किया, मंडोर के राजा बाहुक को हराया, कालिंजर नरेश जयशक्ति चंदेल को हराया, गुहिल नरेश हर्षराज ये भोज के अधीन था। कलचूरी वंश के राजा गुणाम बोधि देव को भोजदेव ने भूमि प्रदान की, ये बात मिली है कहला अभिलेख से। फिर देखो हरियाणा पर भोज का अधिकार है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है ना वो मिलती है पिहुआ अभिलेख से। राष्ट्रकूटों से संघर्ष के बारे में देखिए, भोज के समय है ना दो राष्ट्रकूट राजा, एक तो देखो अमोघ वर्ष है, फिर है कृष्ण सेकंड। अमोघ वर्ष तो देखो शांतिप्रिय राजा है, तो इसके टाइम में तो इसका ज्यादा विवाद नहीं हुआ। देखो कृष्ण सेकंड के टाइम में ना भोज के साथ संघर्ष होता है, और कहा जाता है कि भोज जीत जाता है और उज्जैन पर अधिकार कर लेता है। ये तो बात मिलती है बार तो संग्रहालय लेख से। जबकि देखो देवली व करहद के राष्ट्रकूट अभिलेख है, ये दोनों राष्ट्रकूटों के अभिलेख है, इसमें कहा जाता है कि कृष्ण जीता है, कृष्ण सेकंड है ना वो जीतता है। देखो पालों से संघर्ष के बारे में, देवपाल व नारायणपाल इसके समकालीन है। भोज फेस्ट का देवपाल के साथ संघर्ष होता है, देवपाल जीतता है, ये बात तो बादल लेख में है, और भोज जीतता है इसके बारे में ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। ये दोनों अपने, भोज का ग्वालियर है, देवपाल का बादल है। ये बादल लेख तो देखो देवपाल को जिताता है, और ग्वालियर अभिलेख में भोज जीतता है। भोज ने नारायणपाल को हराया। बेग्राम लेख यूपी में भोज को समस्त पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है, किसमें? बेग्राम लेख में। भोज का काठियावाड़ में एक सामंत देखो बलवर्मा, इसने हुणों को हराया था मालवा में। भोज ने वस्त्रापथ यानी आधुनिक गिरनार को वस्त्रापथ के रेवतक क्षेत्र पर अपना एक वनपाल नियुक्त किया। ये बात कौन कहता है? H.C. राय चौधरी कहता है, और किस आधार पर कहता है? कि सकंद पुराण के प्रभास खंड में ये जिक्र है कि रेवतक क्षेत्र पर भोज ने एक वनपाल नियुक्त किया। अब देखो मिहिर भोज ने जो अरब प्रसार पर रोक लगाई थी वो कैसे लगाई? देखो 851 ईस्वी में एक सुलेमान अरबी यात्री है, वो भोज को जुर्ज यानी गुर्जर नरेश कहता है, जुर्ज नरेश या गुर्जर नरेश कहता है। भोज के पास विशाल सेना का जिक्र करता है सुलेमान, और साथ ही कहता है कि मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताता है, और ये कहता है कि मीर भोज के राज्य में चोरी डकैती नहीं होती थी, यानी ये राज्य चोरी डकैती से मुक्त था। 915-16 ईस्वी में अल मसूदी मुस्लिम यात्री है, लिखता है कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था, ताकि मिहिर भोज जब उन पर आक्रमण करे तो इस सूर्य मंदिर की जो मूर्ति है ना उसकी ध्वंस दिखा सके कि हम इसको तोड़ देंगे। देखो सकंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने सिंहासन महेंद्रपाल को दिया एवं तीर्थ यात्रा की। चांदी व तांबे की सिक्की मिहिर भोज ने चलाई, और उन पर एक तरफ तो देखो श्री मदादी वराह लेख है, और दूसरी तरफ वराह या वराह की मूर्ति अंकित है। इसके बाद देखो महेंद्रपाल फेस्ट, यानी मिहिर भोज व चंद्र भट्टारिका देवी का पुत्र है महेंद्रपाल। इसका टाइम देखो 885 से 910 ईस्वी। महेंद्रपाल के नाम देखो महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल है, महिषपाल है, महेंद्र युद्ध है, निर्भय राज है, निर्भय नरेंद्र है। इसके अलावा परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वरी इसकी उपाधि है। देखो महेंद्रपाल फेस्ट का राजकवि और गुरु है ना वो राजशेखर है, और महेंद्रपाल को राजशेखर ने कई उपाधियां दी है, यानी कि नाम से विभजित किया, जैसे रघुकुल तिलक विद्वशाल भंजिका में, और रघुग्रामणी बाल भारत में, रघुकुल चूड़ामणि। राजशेखर ने रघुकुल तिलक रघुग्रामणी किसे कहा है? महेंद्रपाल को कहा है। इसके अलावा देखो विजय बयान देखें महेंद्रपाल के, तो दक्षिण बिहार व बंगाल से महेंद्रपाल के कई लेख मिलते हैं, और इन लेखों के आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि बिहार और बंगाल में इसका राज्य रहा होगा। जैसे बिहार शरीफ से एक अभिलेख मिलते हैं, रामगया से, गुनारिया से, इटखोरी हजारीबाग का लेख, पहाड़पुर राजशाही बंगाल का लेख है। इसके अलावा समकालीन पाल शासक है वो नारायण पाल है, यानी महेंद्रपाल का समकालीन कौन है? पाल शासक वो है नारायण पाल। मगध क्षेत्र से लेख मिलता है, काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, झांसी और अवध से भी लेख मिलते हैं। मालवा का परमार शासक वाकपति भी इसकी अधीनता स्वीकार करता था।
काठियावाड़ के ऊना स्थान से 2 अभिलेख मिले हैं। देखो ऊना स्थान से जो अभिलेख मिले हैं वहां पे बलवर्मा व उसका पुत्र अवनी वर्मा सेकंड महेंद्रपाल के सामंत थे। सिमडोनी अभिलेख ग्वालियर पर। अब देखो राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु था, ये बात लिखी हुई है कर्पूर मंजरी में। अब राजशेखर की कुछ प्रमुख ग्रंथ है वो देखो, एक तो है कर्पूर मंजरी, और ये कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए इसको राटक भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो राजशेखर की अन्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा, विद्वेशाल भंजिका, बाल भारत को प्रचंड पांडव भी कहते हैं, और बाल रामायण। कर्पूर मंजरी में कोल मार्गी तांत्रिकों के सिद्धांतों के बारे में जिक्र है। आगे देखो महेंद्रपाल के 2 पुत्र हैं, एक तो भोज सेकंड और एक है महिपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल के बाद में इन दोनों पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होगा और भोज सेकंड है वो सामंत शासक बनेगा। भोज सेकंड का एक सामंत है देखो कोकल देव फर्स्ट, ये चेदी नरेश है, और इसी की सहायता से भोज सेकंड है ना वो राजा बनता है। इसके बाद देखो भोज सेकंड के बाद में महिपाल फर्स्ट है ना वो यहाँ का शासक बनता है। 914 से 943 ईस्वी तक शासन करता है। देखो महिपाल फर्स्ट को चितिपाल भी कहा गया है। हर्षदेव ने चितिपाल को सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया। इसके ये जो लिखा हुआ है ना ये खजुराहो लेख में लिखा गया है। इसके समय अल-मसूदी यानी महिपाल के समय अल-मसूदी आया था, 915 ईस्वी में भारत आया। देखो महिपाल का भी राजकवि व गुरु कौन है? राजशेखर। महिपाल को इसने रघुकुल मुक्तमणि कहा है, और महेंद्रपाल को राजशेखर ने क्या कहा है? रघुकुल चूड़ामणि। देखो राष्ट्रकूटों से संघर्ष होगा। इंद्र थर्ड है राष्ट्रकूट राजा, इंद्र थर्ड ने महिपाल को हराया, ये बात लिखी हुई है केम्बे ताम्रपत्र में। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि इंद्र थर्ड के वापस जाने के बाद महिपाल को कन्नौज पर पुनः अधिकार करने में चंदेल नरेश हर्ष ने सहायता की थी। तभी तो खजुराहो लेख में ये लिखा हुआ है कि हर्षदेव ने चितिपाल को सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया था। इसके बाद देखो इस संघर्ष पर अल-मसूदी कहता है मरूज अल जवाहिर में, यानी अल-मसूदी की रचना है मरूज अल जवाहिर में, बलहर राष्ट्रकूटों क्या कहा बलहर और बऊर महिपाल को बऊर कहा है, इन दोनों में युद्ध हुआ। राजशेखर प्रचंड पांडव में महिपाल की विजयों का वर्णन करता है, और नर्मदा घाटी की जाति है एक तो मुरलो को हराता है, मेक्कल अमरकंटक में कलिंग को हराता है, केरल को अपने अधीन लेता है, और कुल्लुत व रमठ जो पंजाब के क्षेत्र है इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। इसके अलावा देखो राजशेखर महिपाल को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहता है। किसको? महिपाल को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कौन कहता है? राजशेखर। इसके अलावा देखो एक नाटक है छिमेश्वर का, छिमेश्वर का नाटक है चंडकोशिकम नाटक। चंडकोशिकम नाटक में महिपाल को कर्नाटक का विजेता कहा गया है, और ये कर्नाटक कौन है भाई? कर्नाटक क्षेत्र है राष्ट्रकूट प्रदेश को कर्नाटक कहा गया है। यानी चंडकोशिकम नाटक में महिपाल को राष्ट्रकूट प्रदेश का विजेता बताया गया है। देखो महिपाल के समय ही प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, और चंदेल परमार चेदी वर्ष है ना इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था, यानी इन्होंने स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था इस टाइम पे महिपाल के समय पे। अब देखो महिपाल फर्स्ट के बाद में राजा बनता है महेंद्रपाल सेकंड। देखो प्रतापगढ़ शिलालेख है 946 ईस्वी का, इसमें वर्णन है कि गोटावर्षिका का चौहान इंद्रराज महेंद्रपाल का सामंत था। उसी समय देखो मांडू में इसका एक सेनापति था श्री शर्मा, और मालवा का तंत्रपाल है माधव। इनके बारे में जिक्र मिलता है प्रतापगढ़ शिलालेख से। इसके अलावा देखो गोटावर्षिका के इंद्र राजा दित्य देव नामक सूर्य मंदिर को धारापद्रक गांव है वो महेंद्रपाल ने भेंट किया, और जो ये दान पत्र भेंट किया उस सनद पर है ना माधव ने हस्ताक्षर किए, और ये माधव वही है मालवा का तंत्रपाल। इसके अलावा देखो महेंद्रपाल सेकंड के बाद में देवपाल शासक बनता है, और देवपाल के बाद विनायकपाल सेकंड, फिर महिपाल सेकंड, फिर विजयपाल। देखो देवपाल के बारे में एक जानकारी ये है कि देवपाल की मृत्यु है ना वो उसी के सामंत नरेश गुहिल नरेश अल्लट द्वारा की गई। ये बात कौन कहता है? G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि गुहिल नरेश अल्लट ने देवपाल की हत्या की थी। अब देखो विजयपाल के बारे में देखें। विजयपाल राजौरगढ़ अभिलेख में इसे चितिपाल देव का पुत्र या देवपाल का भाई कहा गया है। देखो विजयपाल के समय ही
गुर्जर साम्राज्य कई भागों में बंटा हुआ है, अपने आप को ये प्रांत है ना स्वतंत्र करेंगे। देखो एक तो शाकंभरी का चौहान विग्रहराज सेकंड है वो स्वतंत्र हो गया, परमार नरेश अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। चालुक्य नरेश मूलराज ने काठियावाड़ व गुजरात में अपना स्वतंत्र शासन है वो स्थापित कर लिया। इसी के साथ चेदी वंश के राजा लक्ष्मण राजदेव ने 950 ईस्वी में देवपाल को हराया। ये बात मिली है गोहरवा अभिलेख से। गोहिल नरेश भर्तृहरि सेकंड भी इसी टाइम पे स्वतंत्र हो गया। देखो राज्यपाल 990 से 1019 ईस्वी इसका समय है। ये त्रिलोचनपाल का उत्तराधिकारी है और गुर्जर प्रतिहार वंश का देखो ये अंतिम शासक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है राज्यपाल। अब देखो दो कथन है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। एक तो देखो आर.सी. मजूमदार का है। आर.सी. मजूमदार ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए एक बंधक का काम किया। एक देखो बीएन पाठक का है। बीएन पाठक महेंद्रपाल फर्स्ट को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहते हैं।